18 साल में 9 बार कंपनी का सीईओ चेंज हो जाता है। कंपनी के एमडी जो कंपनी के प्रमोटर भी है वो स्टेप डाउन कर जाते हैं और कंपनी के सामने एक लीगल एप्लीकेशन करते हैं कि कंपनी का नाम मेरी प्रॉपर्टी है। 2005 में 2 एयरक्राफ्ट्स, 2015 में 12 एयरक्राफ्ट्स और 2023 में सिर्फ 59 एयरक्राफ्ट्स। क्या आपको कुछ अनरीजनेबल लग रहा है? गो फर्स्ट जो एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। इससे मुझे और आपको कुछ फर्क पड़ेगा? तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इतना रेलेवेंट कंटेंट सिर्फ आपको यहीं मिलने वाला है। गो फर्स्ट ने 2 मई 2023 को बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया है। गो फर्स्ट का ऐसा कहना है कि वो एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी थे, लेकिन वो अपने इंजन सप्लायर्स की गलतियों के कारण आज बैंकरप्सी पे पहुंच चुके हैं। बाद में कुछ सच्चाई तो है क्योंकि 2017 में गो फर्स्ट का प्रॉफिट 205 करोड़ था, 2018 में वो बढ़कर 295 करोड़ हो चुका था और 2019 में वो प्रॉफिट 123 करोड़ था। गो फर्स्ट का ऐसा कहना है कि उनके इंजन सप्लायर्स जिनका नाम प्रैट एंड विटनी है, उन्होंने गो फर्स्ट को डिफेक्टिव इंजन सप्लाई किए हैं और उसके कारण गो फर्स्ट को करीब करीब 10,800 करोड़ का लॉस हुआ है। गो फर्स्ट एक दिन में करीब करीब 30,000 पैसेंजर्स को इंडिया में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन ट्रैवल करवाता था और उसमें उनकी 125 फ्लाइट्स उस टाइम पे ऑपरेशनल थी। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2019 में प्रैट एंड विटनी के फॉल्टी इंजन्स के कारण गो फर्स्ट की अराउंड 7% फ्लाइट्स ग्राउंडेड रहती थी। ये नंबर 2021 में करीब करीब 31% तक बढ़ गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गो फर्स्ट का ऐसा कहना है कि दिसंबर 2022 में प्रैट एंड विटनी के फॉल्टी इंजन्स के कारण गो फर्स्ट की करीब करीब 50% एयरक्राफ्ट्स ग्राउंडेड रहती थी और ऑपरेशन में नहीं थी, जिसके कारण गो फर्स्ट को बहुत लॉसेस हो रहे थे। गो फर्स्ट का ऐसा भी कहना है कि उन्हें जो रेंट पेमेंट एयरक्राफ्ट लेसर्स को देने पड़ते थे उसमें 30% पेमेंट्स नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट्स की तरफ थे। लेसर्स वो लोग होते हैं जो एयरक्राफ्ट्स एयरलाइन कंपनीज को लीज पे देते हैं। ये लीज का पैसा मतलब रेंट पेमेंट्स का पैसा गो फर्स्ट को अपने प्रमोटर ग्रुप से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम से मिला हुआ था। लेकिन गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी का केवल ये एक कारण नहीं हो सकता। जब कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तब उसके बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं। हम इन कारणों को 2 बकेट्स में समझते हैं। फर्स्ट बकेट है मैनेजमेंट इंस्टेबिलिटी। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, लास्ट 18 सालों में गो फर्स्ट का सीईओ करीब करीब 9 बार बदला गया था। इतना ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस जैसे कि चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर, हेड ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस भी चेंज हुए थे। इसके साथ साथ गो फर्स्ट के जो प्रमोटर थे जे वाडिया, उन्होंने एमडी के डेजिग्नेशन से स्टेप डाउन किया था और गो फर्स्ट के सामने एक लीगल बैटल शुरू किया था, ये बोल के कि गो फर्स्ट का जो ओल्ड नाम था गो एयर, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी और वो एयरलाइन को यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ मैनेजमेंट इंस्टेबिलिटी के रीजंस एक कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ को बहुत इंपैक्ट करते हैं। दूसरा बकेट है ऑपरेशनल रीजंस। फॉर्च्यून इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार गो फर्स्ट अपने लेसर्स के लीज पेमेंट्स को डिफर कर रहा था, जिसके कारण उसके लेसर्स गो फर्स्ट से तंग आ चुके थे। उस आर्टिकल का यह भी कहना है कि जब गो फर्स्ट आईपीओ करने जा रहा था तब उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने पुराने पेमेंट्स को फुलफिल करने का था। कोविड पैंडेमिक के कारण गो फर्स्ट को बहुत ही नुकसान हुआ क्योंकि डिमांड बहुत ही कम हो चुकी थी। उसी समय कॉस्ट गो फर्स्ट के फेवर में नहीं थी। इस फॉर्च्यून इंडिया के आर्टिकल का यह भी कहना है कि 2020 में कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर गो फर्स्ट के लिए जब 4.66 रुपीस था, उसी टाइम पे इंडिगो के लिए वो अमाउंट 3.89 रुपीस था। इंटरग्लोब एविएशन जो इंडिगो एयरलाइंस रन करती है, वो कंपनी गो फर्स्ट के बाद अगस्त 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो जबकि गो फर्स्ट के पास लगभग 60 एयरक्राफ्ट्स का फ्लीट साइज है, उसी टाइम पे इंडिगो के पास मोर देन 300 एयरक्राफ्ट्स का फ्लीट साइज है। एविएशन सेक्टर एक बहुत ही टफ टू सस्टेन सेक्टर है। अगर आपको लंबा गेम खेलना है तो आपको डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट करना पड़ेगा।
अगर आपको अपना मैन पावर रिटेन करना है तो आपको अपने पायलट्स और इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी ग्रोइंग एंड शिफ्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, जो बहुत ही डिफिकल्ट है अगर आपका फ्लीट साइज स्मॉल है। गोफर्स ऐसा कहता था कि स्लो ग्रोथ ही उनका स्ट्रेटेजी है, लेकिन जब उनके इंजन्स फेल करने लगे तो उस टाइम पे उनका यही स्ट्रेटेजी उनके लिए लीगल हो गया। क्योंकि उनका फ्लीट साइज स्मॉल था, जब उनके इंजन्स फेल करने लगे तब गो एयर को ऑपरेशनल रीजंस के कारण अपनी फ्लाइट्स को या तो रीशेड्यूल या तो कैंसिल करना पड़ा। अगर आपने लास्ट 2-3 साल में गो फर्स्ट के साथ फ्लाइट्स बुक की होती तो आपने ये मेल कई बार पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि आपकी फ्लाइट या तो रीशेड्यूल हुई है या तो आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। व्हाई? ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। गो एयर की बैंकरप्सी से उसके 5 स्टेक होल्डर्स को बहुत ही परेशानी होने वाली है। फर्स्ट आर बैंक्स, सेकंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जैसे कि एयरक्राफ्ट के लेसर्स, थर्ड गवर्नमेंट, फोर्थ ट्रैवलर्स एंड फिफ्थ वेरी सरप्राइजिंग कॉम्पिटिटर एयरलाइंस। कोई भी कंपनी के 2 टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं, एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और दूसरे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसा देते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गो एयर के अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात की जाए तो उसमें इंडिया के बहुत बड़े बैंक शामिल हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, डॉयशे बैंक वगैरह वगैरह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली हाई है, करीब करीब 20,000 करोड़ रुपीस। अगर हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बात करें तो देयर आर 2 ग्रुप्स, एक है 1200 करोड़ के वेंडर्स और दूसरे है 2600 करोड़ के एयरक्राफ्ट लेसर्स। इन बैंक्स, वेंडर्स और एयरक्राफ्ट लेसर्स को सबसे पहले और सबसे ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है गो फर्स्ट की बैंकरप्सी के कारण। दूसरी ओर अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो उसको भी इंपैक्ट होने वाला है। कैसे? कोविड पैंडेमिक के बाद धीरे धीरे इंडियन एविएशन सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है और उसके ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। एयरलाइंस जैसे कि विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करने का सोच रहे हैं, लेकिन इस बीच इस इंसॉल्वेंसी के कारण उनको डेफिनेटली इंजन्स और एयरक्राफ्ट सप्लाई चेन्स के इश्यूज फेस होने वाले हैं। ट्रैवलर्स के लिए ये इंसॉल्वेंसी बहुत ही पेनफुल होने वाली है। गो फर्स्ट अपने प्लेन्स जिस सेक्टर्स में चलाता था उस सेक्टर्स में नेक्स्ट 3-4 महीने में फेयर्स अराउंड 50-60% बढ़ सकते हैं। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। अगर एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, विस्टारा वो सेक्टर्स और वो टाइमिंग्स पे ऑपरेट करने वाले हैं जहां पहले गो फर्स्ट की फ्लाइट्स थी, तो उन्हें एडिशनल एयरक्राफ्ट लीज पे लेने पड़ेंगे। ये एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है और इमीडिएट रिक्वायरमेंट के रेंटल्स हमेशा बहुत हाई होते हैं। यही नहीं, क्योंकि ये नए रूट्स इंडिगो, विस्तारा वगैरह एयरलाइंस ऑपरेट करेंगे, उनको एडिशनल मैन पावर भी हायर करना पड़ेगा और एक पूरा ऑपरेशनल सेटअप तैयार करना पड़ेगा। इसमें भी क्योंकि वो इमीडिएटली तैयार करना पड़ेगा, उसके कारण पेमेंट्स हायर होने वाले हैं और इस एडिशनल कॉस्ट का एक पोर्शन कस्टमर्स को डेफिनेटली पास ऑन होगा थ्रू फेयर इंक्रीजेस। अगर आप ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी के कारण कस्टमर्स को केवल फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आएंगे, तो शायद आप गलत हैं। कस्टमर्स को फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के बावजूद 2 बहुत बड़े नॉन फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आने वाले हैं। पहला ये है कि अगर एक पर्टिकुलर रूट में 10 डिफरेंट टाइम ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो ये सारे टाइम ऑप्शंस अब अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि फेयर प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, उसके कारण बहुत सारे कस्टमर्स फ्लाइट के बदले ट्रेन से चलना प्रेफर करेंगे। इसके कारण ट्रेन के वेट लिस्ट और बढ़ेंगे और कस्टमर्स के डिस्कम्फर्ट में बढ़ोतरी होगी। एयरलाइंस के ऑपरेशनल कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तब एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो में आगे हमने ये डिस्कस किया कि गो फर्स्ट अपने लीज रेंटल्स को डिफर कर रहा था, जिसके कारण लेसर्स बहुत ही चिंतित और परेशान थे। इस पर्टिकुलर बैंकरप्सी के कारण लेसर्स को बहुत ही मॉनेटरी लॉसेस हुए हैं और इंडियन एविएशन सेक्टर की तरफ उनका भरोसा भी कम हुआ है। यही लेसर्स जब दूसरे एयरलाइंस को अपने फ्लाइट्स लीज पे देंगे तो वो डेफिनेटली उन एयरलाइन से थोड़ा प्रीमियम चार्ज करने वाले हैं। इस प्रीमियम के कारण एयरलाइंस का ऑपरेट करना और भी डिफिकल्ट होने वाला है और एयरफेयर्स शायद और भी बढ़ेंगे। तो गो एयर का आगे क्या होगा? गो एयर ने अपना इंसॉल्वेंसी पिटीशन
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 10 के तहत दिया हुआ है। उसका मतलब ये है कि उनका पूरा इंटरेस्ट है उनके सारे ऑपरेशंस को रेज्यूम करने के लिए। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? चलिए 4 रीजंस से ये पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट, ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। दूसरा, लेसर्स जिन्होंने गो एयर को एयरक्राफ्ट लीज पे दिए थे, उन्होंने इंडियन एविएशन रेगुलेटर को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो सारे एयरक्राफ्ट को डी रजिस्टर किया जाए, फिर से एक्सपोर्ट बैक किया जाए, जिसके कारण वो ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट दूसरी एयरलाइंस को लीज पे दे सके। अगर गो एयर के पास से ये एयरक्राफ्ट चले गए तो वो अपने ऑपरेशंस कैसे रेज्यूम करेंगे? तीसरा, एयर इंडिया, विस्तारा, आकाश एयर और इंडिगो जैसे एयरलाइंस ऑलरेडी गो फर्स्ट के स्टाफ को हायर करने लगे हैं। अगर स्टाफ और मैन पावर ही नहीं रहा तो गो एयर अपने ऑपरेशंस को कैसे रेज्यूम करेगा? चौथा, जो डोमेस्टिक स्लॉट्स गो फर्स्ट के पास थे, डीजीसीए कंसीडर कर रहा है उन स्लॉट्स को दूसरी एयरलाइंस को रीअलोकेट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में आप ही कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या गो फर्स्ट अपने ऑपरेशंस को कभी भी रेज्यूम कर पाएगा? गो फर्स्ट की बैंक्रप्सी के बहुत सारे इफेक्ट्स हुए हैं। कुछ फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स है, कुछ सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स है। अकॉर्डिंग टू यू कौन से इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसा रेलेवेंट कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।